हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग तो अपना आप लोग का कल संडे टेस्ट सीरीज था, वो अपलोड हो चुका है। आप लोगों को वीडियो मिला, आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। संडे का टेस्ट सीरीज आप लोगों का हमेशा ऐसे कंटिन्यू रहेगा जब तक मुझसे हो पा रहा है। ठीक है। फिलहाल ये जो है सारे नेट के क्वेश्चन है। सब नेट के PYQ को मैं क्वेश्चन जो भी मुझे लगता है कि फोटो खींच कर ले चल। बहुत से नेट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अन्य एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं होते, वो केवल नेट में ही होता है। तो पूरा पेपर सॉल्व कराना आप लोगों के लिए नहीं सही है, क्योंकि समय की बर्बादी होगी। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन आप लोगों को करा देना चाहिए वो मैं फोटो खींच खींच कर लाया करती हूँ। तो फिलहाल आप लोग जान लिए हम लोग को क्या पढ़ना है। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं नेट का। ठीक। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि ऐसे वीडियो आपको पर डे मिलता रहे। फिलहाल मैं आप लोगों का एक बार हालचाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई में आप लोग व्यस्त होते रहें और जी जान लगा दे, क्योंकि एग्जाम अब आपके तय समय पे होना है। मैं डेली आप लोगों को बताया कर रही हूँ, ठीक है, बताती रह रही हूँ। फिलहाल बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आधारी वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्पेंडेक्स है, ऑप्शन बी केबलर है, ऑप्शन सी कॉर्बन है, ऑप्शन डी ग्लास है। तो क्या होगा, आप आंसर दे दें। आधारी वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से, यहाँ तो आपका आंसर ही मैंने दिखा दिया, कितनी बड़ी मैं बेवकूफ हूँ। आंसर आपका है स्पेंडेक्स। आधारी वस्त्रों के लिए स्पेंडेक्स तंतु का प्रयोग किया जाता। अब यहाँ नहीं दिखाऊंगी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित टापू की श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी लॉग टाका दर्शाती है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 400। कौन सा टाका होगा जो लाख श्रेणी में तक दर्शाएगा? तो आप आंसर बता रहे हैं। ये आंसर हो जाएगा 300। क्या होगा? 300 होगा। टाकों की श्रेणियां 300 श्रेणी लॉक टाका दर्शाती है। लॉक टाका यानी लॉक स्टिच एक प्रकार का सबसे साधारण यांत्रिक टाका का उदाहरण है, जो कि सिर्फ सिलाई मशीन के द्वारा ही तैयार की जाती है। ठीक है, 7 का आंसर कर दे। FW टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? क्या लिखा था FW टेलर ने? ऑप्शन ए फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिस जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने क्या लिखा? इनका बुक आप लोगों को कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसी PYQ में ये तीसरा वीडियो है। दोनों वीडियो में हमको लग रहा है 2 वीडियो में ये चीजें आ चुकी हैं। इनके बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनके बुक का नाम है। 8 का आंसर कर दे। खाद्य सुरक्षा मानक तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2010। क्या हो जाएगा? तो आप आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर दे रहे हैं कि मैम 2006 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। क्या होगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब लागू हुआ? तो 2006 में लागू हुआ था। इस प्रश्न को पढ़ ले। वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी ऐसे इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है, जिसके प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल कहा जाएगा, ऑप्शन बी एट्रिशन कहा जाएगा, ऑप्शन सी कोरियोन कहा जाएगा, ऑप्शन डी प्लेसेबो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आप आंसर दे दें। आप आंसर दे रहे हैं कि कहा जाएगा प्लेसेबो। क्या कहा जाएगा? प्लेसेबो कहा जाएगा। इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लिए थे तो मैंने कहा पढ़ा दो। फिलहाल इधर आ जाओ। क्या है यहाँ पे जो मैच कराया हुआ, मैच को पढ़ लीजिए। डायबिटीज मधुमेह, मूत्र में ग्लूकोज का आना, एथेरोस्क्लेरोसिस रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल का होना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी वृक्कशोथ मूत्र में प्रोटीन का आना, सिरोसिस जिगर रोग यानी जलोदर। ठीक है, तो ये मैच कराया हुआ आप देख लो। यहाँ पे आप आंसर करके बता दें। क्या बताना आपको? फूड बताना है। पहले ये देख लो क्या क्या सैंपल कह रहे हैं।
मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि नेट के क्वेश्चन में सैंपल बहुत है, और सिंगल सिंगल सैंपल करके टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी में भी पूछा करता है। तो आप इसका आंसर दे दे। इस तरीके का सैंपल बना हो तो आप कहाँ मैच कराओगे? आप इस तरीके से पहले इसमें से कोई आपको आ रहा है? कोई आ रहा है कि नहीं? मुझे इसका आ रहा है, बाकी तीनों का नहीं आ रहा है। तो ये किसका हो जाएगा? ये है छाया में सुखाना। कहाँ जाएगा? छाया में सुखाना जाएगा। तो सी का 4 किसी पे है? अगर हम लोग यहाँ पे देख लें, सी का 4 अगर किसी में होगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो सी का 4 कहाँ है? आप कह रहे हो मैम सी का 4 जो है सी में ही है, तो क्या ये आंसर हो जाएगा? हम लोग मान लेते हैं कि आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे 100% श्योर है कि इसका मतलब इस तरीके का बना हो और ऐसे 2 क्रॉस हो, तो इसका मतलब हो जाता है छाया में सुखाना। यानी हम कपड़े को कहाँ सुखाएंगे? छाया में सुखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हो तो क्या करेंगे? छाया में कपड़े को सुखाना। ठीक है, अब यहाँ देखो सी सही है। एक मैं कहती हूँ, एक अगर आप श्योर हो, 110% आप श्योर हो, तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने हैं। इस तरीके का सैंपल होगा तो क्या होगा? कपड़े को छाया में सुखा देंगे। इस तरीके का सैंपल होगा तो फ्लेट ड्राई होगा। इस तरीके का सैंपल होगा तो लाइन में सुखाना होगा। और इस तरीके का सैंपल होगा तो ड्रिप डाई होगा। क्या होगा? ड्रिप ड्राई होगा। ठीक है, तो इस गहरा सुखाना। तो इस तरीके से आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट बना ले। देखो कब आया है? नेट के पेपर 2014 में जून में आया है। ठीक है, फिलहाल आप 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दो। गिव मी 1 सेकंड, ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन ला सकूं। अब इसका आंसर आप करिए। पेज ओपन करने में, दूसरे जगह से लाने में थोड़ा सा वक्त लग गया है। आप बता दो क्या होगा। आप इसका आंसर कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? मूत्र में प्रोटीन का आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? ऑप्शन ए टाइफाइड है, ऑप्शन बी वृक्कीय रोग है, ऑप्शन सी एथेरोस्क्लेरोसिस है, ऑप्शन डी अल्सर है। क्या होगा आपका आंसर? आप आंसर दे रहे हो कि मूत्र में प्रोटीन का आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो किसका मुख्य लक्षण है? वृक्कीय रोग का, यानी किडनी का लक्षण है। ठीक है, इसका विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। विस्तार से क्या दिया है? मूत्र में प्रोटीन आना वृक्कीय रोग का प्रमुख कारण है। मनुष्य में एक छोटी वृक्क होते हैं, सॉरी एक जोड़ी, मेरा भी दिमाग खराब है। क्या है? एक जोड़ी वृक्क होता है। आप जानते हो किडनी हमारे यहाँ कितनी होती है? तो 2 होती है, यानी जोड़ी में 1 होती है। इस तरीके से किडनी बनती है। ठीक है, जो उदर गुहा के पृष्ठ भाग में, पृष्ठ मतलब पीछे के भाग में, हम लोगों के यहाँ से जहां से फैट होना शुरू होता है, जहां से सब लोग चौड़े होते हैं, कमर वाले साइड के में पीछे क्या होता है? ये बना होता है। डायाफ्राम के नीचे वह कशेरुक दंड के इधर उधर दाएं बाएं स्थित होते हैं। उत्सर्जन से संबंधित कुछ वृक्कीय रोग दिया है, पढ़ लिया जाए। ग्लाइकोशूरिया। ग्लाइकोशूरिया क्या है? इस रोग में मूत्र के साथ शर्करा या ग्लूकोज का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोशूरिया। क्या कहलाएगा? ग्लाइकोशूरिया। अब सेकंड क्या है? पोटोन्यूरिया, यानी इसे क्यूटोन्यूरिया कहते हैं। क्यूटोन्यूरिया क्या है? इसमें मूत्र के साथ कीटोनिक पदार्थ बाहर निकलते हैं। थर्ड क्या है? हेमेट्यूरिया। क्या है? हिमेट्यूरिया। इसमें क्या होगा? इसमें मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन, इसमें गलत दिया, एल्ब्यूबिन नहीं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन बाहर आती है। ये क्या है? ये सब डायबिटीज से संबंधित वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है। किससे संबंधित? डायबिटीज से संबंधित। ठीक है, सेकंड का आंसर आप कर दो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कूट वूट तो नहीं दिया है? नहीं, कूट नहीं है। आंसर कर दें। निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। क्या आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है? ये कल वाले शायद टेस्ट सीरीज में था क्या? ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मैं बार बार रिपीट करा दूंगी, तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप मुझ पे ट्रस्ट करके मेरे चैनल पे आप बन करके अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप मेरे भरोसे केवल पढ़ना आप परीक्षा क्वालिफाई कर लोगे। मैं केवल आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करती हूँ। केवल मार्ग दिखाती हूँ कि ऐसे ऐसे चीजें आएंगी, कुछ ट्रिक बता देती हूँ, आप लोगों का हेल्प हो जाता है। लेकिन आप लोगों को इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यहीं से पढ़ करके आप पास हो जाओगे। आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप केवल मेरे यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर कर दो। क्या नहीं है? खाद्य पदार्थ लेने की आवृत्ति का प्रश्न, जिसे FFQ कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर कहते हैं। ऑप्शन बी 24 घंटे अनुस्मरण विधि कहेंगे। 24 घंटे में आपने क्या खाया, क्या पिया, कितने बजे क्या खाया।
बीएमआई एंड खाद्य पदार्थ वजन करना। तो इसमें से क्या नहीं होगा? आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि बीएमआई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बीएमआई खाद्य सर्वेक्षण, आहार सर्वेक्षण की कोई विधि नहीं है। ठीक है, इधर आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 3 का। अनाज पकाते समय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इस परिवर्तन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि क्या परिवर्तन होता है, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। मैंने इसका इस विस्तार से तो लाया नहीं, खैर चलो कोई बात नहीं। क्या है? विंटराइजेशन, हीमोजेनाइजेशन, रेट्राग्रेडेशन और कोगुलेशन। इसका आंसर क्या होगा? आप कह रहे हो मैम रिट्रोग्रेडेशन इसका आंसर हो जाएगा। जब चावल बनाते समय फूल जाता है, अनाज पकाते समय रिट्रोग्रेडेशन परिवर्तन होते हैं। जब एमाइलेज और इमाइलोपैक्टिन श्रृंखला यानी चैन के रूप में जब होता है, जैसे चावल फूल जाता है, ठीक है, चावल फूल गया, उसके बाद क्या हो गया, एक सेकंड आंसर आप टाइम दे दो। जैसे चावल फूल गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये रिट्राग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, अनाज का फूल जाना, चावल का फूल जाना, ये सारी चीजें जो भी हैं ये क्या हो जाते हैं, रिट्राग्रेडेशन में उनको कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, अब इधर आ जाओ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैच कराना है। पहले आप मसालों में क्या पाए जाते हैं, पहले इसे मैच करा लो, फिर हम लोग नंबर 1 2 3 देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जूम करने में वो लगेगा, ये बहुत इजी, आप बता ले जाओगे। जो आपको आ रहा है पहले उसे मैच कराओ। मुझे किरकुमिन यानी हल्दी वाला बहुत अच्छे से आ रहा है। हल्दी कहीं दिया है? किरकुमिन हल्दी यानी एक आ जाएगा 6 को, यहाँ पे लिखते भी चलो। ठीक, यूजिनॉल लौंग में होता है, यहाँ पे मुझे लगभग लगभग सब याद है। ठीक है, आप भी अपना बताते चलना। यूजिनॉल जो होगा क्या होगा, लौंग होगा। 6 हो गया, 3 हो गया। एलिन कहाँ पाया जाएगा, ये शायद मुझे नहीं मालूम है। सिनकोन, सिनकोन नहीं, ओलियो रेजिन मुझे मालूम है। ओलियो रेजिन कहाँ जाएगा, काली मिर्च पे जाएगा। अब क्या हो गया, डी का 4 हो गया, यहाँ पे अभी एक जगह छूटा है। एलिन का कहाँ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एलिन का कहाँ जाएगा, लहसुन पे जाएगा। ठीक, कहाँ जाएगा, लहसुन पे जाएगा। तो 2 हो गया, तो 6 3 2 4, 6 3 2 4, 6 3 2 4, एक ऑप्शन और बच रहा सिनकोन। तो सिनकोन कहाँ जाएगा, इलायची पे जाएगा। तो 1 2 नहीं, 6 3 4 2 5, 6 3 2 4 5, 6 6 3 2 4 5 कहाँ है, 6 3 2 4 5, 6 3 2 4 5, 6 3 2 2 1 5, 6 3 2 1 5, एक है ना? क्यों, यही था कि 4 था? 4 वाले को भी हम लोग कहीं जोड़ लिए थे ना। चलो यहाँ तो अभी खुद ही पता चल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। कुरक्यूमिन हल्दी, यूजिनॉल लौंग, एलिन लहसुन, ओलियो रेजिन काली मिर्च, सिनकोन इलायची। आप इसको मैच करा लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आप लोगों को मैं ऐसे क्वेश्चन कराती चलूंगी, छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लोगों के बहुत फायदे होने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर कर दो। ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी रहा हो लेकिन इसको हम लोग मिला ले। पैरेटो चार्ट, चेक सीट, कारण और प्रभाव आलेख, फिर प्रोसेस चार्ट। ठीक है, इतना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फोटो आ गया था तो मैंने कहा लाओ बता देते। अब ये बता दो, निम्नलिखित में से कौन से तंतु लचकदार है? ये प्रश्न तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हो, देख लो आप लोग नेट में कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो हर जगह हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं फोकस करती हूँ कि आप लोग पीवाईक्यू सारा कर डालो। ठीक है, अब इसके बाद ये मैं खत्म कराऊंगी, 4 5 वीडियो और मैं इसका लाऊंगी, फिर इसके बाद मैं डीएसएसबी का आप लोग को पूरा पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, 2 2 दिन में 3 3 दिन में जब भी कंप्लीट हो जाएगा मैं कराया करूंगी। तो इसमें हो जाएगा, क्या होगा आप बता दो। नियोप्रीन होगा, नियोप्रीन होगा, स्पेंडेक्स होगा, सीसल होगा, लाइवसेल होगा। तो नियोप्रीन और स्पेंडेक्स तो हम एकदम 100% कंफर्म है कि होगा। क्यों, नियोप्रीन और स्पेंडेक्स दो तो हम 100% श्योर है कि होगा। सीसल होगा नहीं मैम, लाइव सेल होगा। लाइव सेल के बारे में थोड़ा सा डाउट तो है, इसके बारे में एकदम कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन आप देख लो कहाँ कहीं यहाँ पे नियोप्रीन और स्पेंडेक्स वाला ऑप्शन दे रहा, तो 2 ही तो दे रहा है, तो बिल्कुल सही है। ए के साथ हम जाना चाहेंगे। क्या होगा, नियोप्रीन और स्पेंडेक्स जो है क्या है, लचकदार फाइबर होता है या तंतु होता है। ठीक है, इधर आ जा, ये प्रश्न का आंसर आप दो। वसा में जल, वसा में जल के प्रकार की इमल्सन का उदाहरण निम्न है। अब यहाँ पे छुप तो नहीं पाया है, खैर चलो कोई बात नहीं है। क्या होगा, ऑप्शन ए मक्खन होगा, ऑप्शन बी मिल्क होगा, ऑप्शन सी मैथोनीज होगा, ऑप्शन डी अंडे की जर्दी होगी। क्या होगा,
आप आंसर बता रहे हैं कि मैम वसा दिख रहा हम लोगों को, इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ लेते हैं जो दिया हुआ है। वसा में जल प्रकार के इमल्सन का उदाहरण मक्खन यानी बटर है। दूध दही या क्रीम को मथकर उसका वसा वाला भाग अलग कर मक्खन तैयार किया जाता है। मक्खन से घी निकाला जाता है। मक्खन की विशेष खुशबू उसमें उपस्थित ब्यूटोरिक अम्ल की अधिकता के कारण होती है। किसके कारण होती है? ब्यूटोरिक एसिड की अधिकता के कारण होती है। ठीक है, इसका आंसर बता दो। मील एंड व्हील्स का मेनू यह होता है, क्या होगा? ऑप्शन ए स्थिर होगा, ऑप्शन बी चयनात्मक होगा, ऑप्शन सी एकल उपयोग होगा, ऑप्शन डी गैर चयनात्मक होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बता दे। आप लोगों को मैं वक्त नहीं दे रही हूं, अब यहाँ पे टाइम मैं दूंगी। आप इसका आंसर कर रहे हो कि बी हो जाएगा, यानी चयनात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पढ़ लो क्या है। मील्स और व्हील्स को चयनात्मक मेनू यानी सेलेक्टेड मेनू कहते हैं। यह एक प्रकार का मेनू है जिसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य उसमें अंकित होता है, जिसमें ग्राहक भोग की इच्छा और पैसे के अनुसार भोज्य पदार्थ ऑर्डर करता है। प्रत्येक व्यंजन अलग अलग मूल्य का होता है, इसे एला कार्टे मेनू भी कहते हैं। अब आप देख लो कि मील एंड व्हील्स को हम एला कार्टे मेनू कहते हैं। एला कार्टे मेनू तो हम 2-3 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं। सैटरडे वाले क्लास में भी पढ़े, संडे वाले क्लास में भी पढ़े, और आज हम लोग मंडे वाले क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो एला कार्टे मेनू क्या हो गया? हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, वहां पे हम लोग चार्ट मांगते हैं कि भैया अपना चार्ट दे दो। वहां पे लिखा होता है पनीर टिक्का, पनीर दो प्याजा, जो भी चीजें हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, जो भी होगा, उनका सबका रेट अलग अलग हो गया। 200, 250, 300, 400, 500। इसे ही हम क्या कहते हैं? मील्स एंड व्हील्स कहते हैं, एंड एला कार्टे मेनू कहते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। डेली 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 आपके पास ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, निम्न क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा नील घुलनशील है? कौन सा जो नील है वो घुलनशील है? ऑप्शन ए अल्ट्रा मरीन है, ऑप्शन बी इंडिगो है, ऑप्शन सी मिथिलीन ब्लू है, ऑप्शन डी पर्शियन ब्लू है। 4 का आंसर कर दिया आप, क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हो मिथिलीन ब्लू जो है घुलनशील क्या होता है? ब्लू यानी नील होता है। ठीक है, अब इसका आंसर कर दो आप। इसका आंसर होगा भी, चलो खैर कोई बात नहीं। क्या है? निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु की पुष्टि दूरबीन की जांच से की जा सकती है? ऑप्शन ए ऊन है, ऑप्शन बी रेशम है, ऑप्शन सी नायलॉन है, ऑप्शन डी एक्रिलिक है। इसका क्या आंसर होगा? आप आंसर बता दे। ये आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ दे रही हूँ, HW है। आप लोग अभी अपना आंसर दे दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, फिलहाल आ जाओ, इसका आंसर कर दो। ये क्या है? जो भी हो सुमेल कराया हुआ है और हम लोग देखेंगे जरूर। ठीक है, कैथरसिस यानी शुद्धिकरण, खाली प्लेट, खाली स्लेट। ठीक है, टेबुला रासा आनुवांशिक पर्यावरण सहसंबंध, निष्पीकिंग देखभाल कर्ता के बिना, निराशय वाणिज्यिक यौन शोषण, ट्रैफिकिंग मानव तस्करी भावना को बाहर निकालना। ठीक है, अब इधर आ जाओ, प्रश्न यहाँ आपको मैच कराना है, और ये पहले आप यहाँ मैच करा लो, फिर हम लोग नंबरिंग देखेंगे। ICDS सबसे पहले आपको इसका आ रहा होगा मैम, ICDS 1975। स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोग मैच कराओ, मैं केवल एक करा करके आपका वेट करूंगी। आंसर करें क्या होगा? आप आंसर कर रहे हैं कि मैम यहाँ कोई और तो बताओ। फर्स्ट का हमने लगा दिया, कोई और बताओ। स्वच्छ भारत अभियान का आप बता दो। तो स्वच्छ भारत अभियान का आप कह रहे हो मैम, स्वच्छ भारत अभियान जो है 2014। ठीक है, कहाँ गया? 2014 में। सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान कहाँ जाएगा? तो आप कह रहे हो मैम सर्व शिक्षा अभियान 2001 पे जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ जाएगा? तो 2015 में जाएगा। ठीक है, ये सारी योजनाएं जब मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद से सारी योजनाएं शुरू हुई हैं, तो इसलिए आपको ये भी याद होगा कि 2014 से मोदी जी हैं। ठीक है, तो ऐसे भी करके कुछ आप याद कर सकते हो। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, BE क्या होगा? BECD, BECA क्या होगा? BECA, BECA कहाँ है?
बी पे है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। ICDS 1975, डेट भी कोई बता दे, 2 अक्टूबर, क्या होगा, OCT, 2 अक्टूबर 1975। स्वच्छ भारत अभियान 2014, सर्व शिक्षा अभियान 2001 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। कहां से बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ शुरू हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से शुरू हुआ था। कहां से? हरियाणा से शुरू हुआ था। इसको मैच करा दो। हमने केवल ऐसे मैच कराने के लिए केवल मैच कराया हुआ ले आए हैं। ठीक है, पढ़ लो इसको भी। सॉरी, आप आंसर दे दे। सैटिडियोमीटर, इससे क्या होगा, ऊंचाई मेजर करते हैं। स्किन फोल्ड कैलिप्रस, त्वचा परिधि सघनता को मापते हैं। ठीक है। फाइबर ग्लास टेप, मध्य ऊपरी बाजू की परिधि को मापते हैं। इनफेंटोमीटर, लंबाई को मेजर करते हैं। स्फैग्नोमीटर, रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को मापते हैं। जैसे थर्मामीटर तो बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये मेजर करने का यंत्र है, उनके नाम दिया हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं नोट करके रख दीजिएगा। इधर आ जाओ, इसको आपको मैच कराना है। बहुत अच्छे ये क्वेश्चन है, इनको आपको बहुत अच्छे से मैच करा देना है। आप कह रहे हो मैम हम तो मैच कराने के लिए आए ही हैं, यहाँ पे आप मैच करा लो। ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो सिंगल क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। क्या होगा सब? डिस्ग्यूसिया क्या है, एस्फिक्सिया क्या है, डिस्फेजिया क्या है, जेरोस्टोमा क्या है, डायूरेसिस क्या है? आप बता दो क्या होगा। मुझे सबसे पहले आ रहा है जीरोस्टोमा। क्या आ रहा है? जीरोस्टोमा। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी जीरोस्टोमा में मुझे कैसे याद है, आप भी उसी तरीके से याद करोगे। जीरोस्टोमा आपको कैसे याद है, ये आप मुझे बता दो। ये आप कहोगे मैम जीरोस्टोमा मतलब मुंह का सूख जाना। क्या होगा? मुंह का सूख जाना। मुंह का सूखना क्या हो गया? जीरोस्टोमा हो गया। क्या हो गया? जीरोस्टोमा हो गया। अब आप कहोगे मैम कैसे आप याद की हैं? मुंह सूखेगा तो सूख करके जीरो हो जाएगा। क्यों? अगर आपका मुंह सूख जाएगा तो मुंह सूख करके क्या हो जाएगा? जीरो। सब कहते हैं ना, अरे मुंह सूख के एकदम छोटा हो गया। क्या हो गया? छोटा हो गया। छोटा क्या होता है? जीरो होता। मैं ऐसे याद करी हूं। अगर आपको मेरा ट्रिक बकवास लगे तो आप अपना ट्रिक बना करके याद कर सकते हो। फिलहाल मेरे ट्रिक से आप याद करो। अभी मैं यहाँ पे आपको एक दो ट्रिक और भी दूंगी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैम मुंह सूख करके क्या हो गया? छोटा हो गया, यानी जीरो हो गया। जीरोस्टोमा मतलब मुंह का सूखना। अब यहाँ पे आ जाओ, डायूरेसिस। डायूरेसिस कहाँ जाएगा? तो आप कहोगे डायूरेसिस में क्या होगा? पेशाब ज्यादा आना, यूरिन का ज्यादा आना क्या कहलाता है? डायूरेसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा? डायूरेसिस कहलाएगा। अब मैं आपको यहाँ भी ट्रिक दूंगी। यूरिन में क्या आता है? यूरिया आता है ना, तो यहाँ पे यूरेसिस से यूरिया पकड़ लीजिएगा और ये आपका क्वेश्चन बनने लगेगा कि डायूरेसिस क्या है? पेशाब का ज्यादा आना डायूरेसिस कहलाता है। ठीक है, तो दो तो मैंने आपको ट्रिक के साथ फिट बैठा दिया। अब आप आ जाओ डिस्ग्यूसिया। क्या होगा? डिस्ग्यूसिया। आप कहोगे मैम डिस्ग्यूसिया आप कैसे याद की है? मैं आपको इतना बढ़िया ट्रिक दूंगी ना, आपसे ये सारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। डिस मतलब क्या होता है? आप कहोगे मैम डिस मतलब खाना होता है। क्या होता है? खाना होता है। अग्यूसिया मतलब चला गया। आप मेरा ट्रिक सुनते रहिएगा। डिस मतलब खाना, अग्यूसिया मतलब चला गया। क्या चला गया? मुख का स्वाद चला गया। क्या चला गया? मुख का स्वाद चला गया। डिसग्यूसिया मतलब कि स्वाद में बदलाव हो जाना। डिस मतलब खाना, अग्यूसिया मतलब चला गया, यानी हमारे खाने का स्वाद चला गया। स्वाद में बदलाव होना क्या हो गया? डिसग्यूसिया हो गया। मैं ऐसे ही सारे ट्रिक को याद करी हूँ और वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा ट्रिक कहीं लिख करके रख सकते हो। आप बार बार पढ़ करके ट्रिक को याद कर सकते हो। ठीक है, तो डिसग्यूसिया का मतलब क्या हो गया कि डिस मतलब खाना और ग्यूसिया मतलब गया। क्या गया? खाने का स्वाद चला गया, स्वाद में बदलाव हो गया। जीरोस्टोमा कहाँ जीरो हो गया? मुंह सूख करके जीरो हो गया। ठीक है, डायूरेसिस, डायूरेसिस में यूरिया आ रहा है और यूरिया कहाँ आएगा? पेशाब ज्यादा आएगा तो यूरिया भी ज्यादा आएगा। हमने आपको 3 से 4 ट्रिक बता दिया कि नहीं बता दिया? अब इस तरीके से आप आ जाओ एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया क्या होगा? एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी होना। क्या होना? ऑक्सीजन की कमी होना। एस्फिक्सिया क्या होगा? ऑक्सीजन का कमी होना। ठीक है, अब एक बच रहा है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होगा? निगलने में मुश्किल होना। अब यहां भी मैं आपको ट्रिक दूंगी। आप कहोगे मैम डिस, डिस मतलब खाना
और फैजिया मतलब अंदर ले लेना, निगल लेना। तो जब हम डिस को निगल नहीं पा रहे हैं, डिस निगलने में हमें दिक्कत हो रही है, तो हम उसे कह रहे हैं डिस्फेजिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डिस्फेजिया कह रहे हैं। देखो, डिस मतलब खाना, फैजिया मतलब मुंह फैलेगा तभी खाना जाएगा, ठीक है। डिस मतलब खाना, और हमारा खाना तब मुंह में जाएगा जब मेरा मुंह फैलेगा, फैजिया होगा, ठीक है। क्या होगा? डिस तभी मुंह में जाएगा जब डिस्फेजिया होगा। तो निगलने में मुश्किल को हम क्या कहेंगे? डिस्फेजिया कहेंगे। एक बार मैं क्लियर करके आप लोग को फिर से मैं बता दे रही हूँ, एक बार अच्छे से ट्रिक को फॉलो करो। आप कहोगे मैम जीरोस्टोमा मतलब मुंह सूख करके शून्य हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। डायूरेसिस मतलब क्या होगा? डायूरेसिस मतलब यूरिया, यूरिया मतलब पेशाब का बार बार आना। डिस्फेजिया, हम डिस को मुंह में डालेंगे मैम तो मुंह फैलाएंगे, और हमारा मुंह फैलेगा ही नहीं क्योंकि हमें निगलने में मुश्किल हो रही है। तो डिस्फेजिया मतलब निगलने में मुश्किल मुश्किल होना। डिसग्यूसिया मतलब हमारी डिस गया, कहाँ गया भाई? आपका डिस कहाँ चला गया? मैम स्वाद में गलत हो गया, स्वाद उसका बदल गया, हमें कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, हमारा डिस गया। चलो ठीक है, जाने दो। एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हो जाना, एस्फेक्सिया हो गया। आपको सारा कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। इसको ट्रिक के साथ कहीं लिख करके रख लीजिएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यहाँ पे आप मैच करा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मैं सारे ट्रिक के साथ याद करी हूँ, और वही ट्रिक मैंने आपको भी दे दिया। डिस्ग्यूसिया, स्वाद में बदलाव होना। एस्फेक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होना। डिस्फेजिया, निगलने में मुश्किल होना। जेरोस्टोमा, मुंह का सूख जाना। डायूरेसिस, पेशाब आना, ठीक है। इस तरीके से आप भी लर्न करिएगा, नोट करके कहीं रख लीजिए, ठीक है। अब इसका आंसर दे दीजिए, क्या है? इस प्रश्न का आंसर क्या है? आपसे देखिए बन रहा है, क्या है? एक समुत्थानशील बच्चा वह है जिसमें ऑप्शन ए सहन शक्ति की अपेक्षा वाले कार्यों को आसानी से छोड़ देता है। ऑप्शन बी है भावनात्मक सुस्थिरता का अभाव है। ऑप्शन सी है विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है। ऑप्शन डी है उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। क्या आंसर होगा सिक्स का? तो सिक्स का आंसर हो जाएगा डी, यानी उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा, समझे। यानी वो ऐसा बच्चा है जहां से लोग जा करके गायब हो जाते हैं, खो जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, लेकिन वो बच्चा उस परिस्थिति से भी जाकर के निकल आता है। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अगर चार पांच फ्रेंड हो, अगर उनके फ्रेंड कोई गलत आदत हरकतें कर रहे हो, कोई कोई नशा कर रहे हो, ठीक है, कोई वो ले रहे हो, क्या व्हाइट व्हाइट आता है जो पाउडर जैसे, उसको क्या कहते हैं भाई, ड्रग्स ले रहे हो, अल्कोहलिक हो, और स्मोकिंग कर रहे हो, अगर उन सब के भीड़ में रह करके बच्चा अपने आप को बाहर निकाल ला रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समुत्थानशील बच्चा कहेंगे, ठीक है। अब आपको ये चीजें नहीं भूलेगी, ठीक है। उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान हो जाता है। भाई बहुत से लोग होते हैं दोस्तों के कहने पे आकर के, अरे भैया ले लो, एक सिप ले लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इस चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। अब कोई बच्चा होता है जो उस भीड़ से अपने आप को बाहर निकाल लाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समुत्थानशील कहते हैं, ठीक है। इस शब्द को आप पकड़ करके रखिएगा। सेवन का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा कढ़ाई का टाका नहीं है? किस कढ़ाई का टाका नहीं है? ऑप्शन ए तव का, ऑप्शन बी मेथी, ऑप्शन सी फंदा, ऑप्शन डी मुर्री। तो क्या नहीं होगा? आप बता दो। आप कह रहे हो मैम इसमें से जो है क्या है, क्या है, क्या है? आप कह रहे हो मैम दब का आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दब का आंसर नहीं होगा। आप पढ़ लो विस्तार से। मेथी कर्नाटक की कसूती की कढ़ाई का एक प्रकार है। मेथी क्या क्या, कर्नाटक में चार कढ़ाई होती, चारों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। मेथी टाका साधारण प्राश टाका के समान होता है। फंदा मुर्री लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई चिकनकारी के प्रकार है, जबकि दबका कढ़ाई का प्रकार नहीं है, ठीक है। दबका क्या है? कढ़ाई का प्रकार नहीं है, ठीक। अब इधर आ जाइए, आप यहाँ पहले देख लो स्क्रीनशॉट क्या है। फड़ जोशी चिपास है। पिछवई, पिछवाइस या पिछवई कहते हैं नाथ द्वारा है। पथचित्र उड़ीसा का है। चैत्र गौरी पत्र महाराष्ट्र का है। ये सब क्या है? वहां के ट्रेडिशनल है। ये सारी चीजें आपको ऐसे ही लर्न कर लेना है, कहीं भी इसमें कुछ समझना नहीं है। इसका आंसर आपको करना है। यह क्या है? फूट में आंसर दे रहा है, पहले यहां लगा लो, फिर हम लोग वहां पे मैच कर लेंगे। इसका क्या आंसर होगा? स्टेपल फाइबर लंबाई, फिलामेंट लंबाई, रेशे का व्यास और दृढ़ता।
किसको किधर सही इकाई क्या मेजरमेंट है आप बता दो। तो आप कहोगे मैम फिलामेंट मुझे सबसे पहले मालूम है, तो फिलामेंट कहाँ जाएगा, मीटर पे जाएगा। कहाँ जाएगा, फिलामेंट मीटर पे जाएगा और सेंटीमीटर पे स्टेपल जाएगा। कहाँ जाएगा, सेंटीमीटर पे स्टेपल जाएगा। ठीक है, तो 3 हो गया और 4 हो गया, या नहीं 4 हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया एंड 3 हो गया, क्या होगा 4 एंड 3। ठीक है, रेशे का व्यास कहाँ जाएगा, तो आप कहोगे मैम रेशे का व्यास जो होता है हम लोग माइक्रोन में देखते हैं, जैसे 12 से 16 माइक्रोन किसका होता है, तो आप कहोगे मैम सिल्क का शायद होता है। क्यों, लीलन की सिल्क, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो लीलन की सिल्क। अब रेशम का व्यास कहाँ जाएगा, आप कहोगे मैम रेशम का व्यास जो होगा वो टैक्स पे जाएगा। यानी हम लोग सही तो मिला लिए, सब सही मिला लिए भाई, सिंगल क्वेश्चन हम लोग यही सही करते हैं, तो कूट में आकर के हम लोग डर क्यों जा रहे, घबरा क्यों जा रहे हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं घबराहट है। तो आप बता दो, आप कह रहे हो मैम 4 3 2 एंड 4 5, 4 3 2 और 5, 4 3 2 5, 4 3 2 5, 4 3 2 5, 4 3 5 2, क्या होगा 4 3 5 2। ठीक है, क्या होगा, स्टेपल जाएगा सेंटीमीटर पे, फिलामेंट मीटर पे, रेसे का व्यास माइक्रॉन्स पे, दृढ़ता टैक्स पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहां अच्छे से सुमेलित हुआ हो उसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने नोट्स में, ऐसे सामने सामने लिख करके, और हमेशा देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे ही मैं याद कर रही हूँ, और याद करने का तरीका भी कुछ यही होता है। इधर आ जाओ, ये क्या है, सब रिफ्लेक्शन है। बच्चों में कौन कौन से रिफ्लेक्शन होते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया क्या क्या होती है आपको बताना है। रूटिंग क्या है, मोरो क्या है, विदड्रॉल क्या है, विदड्रॉल क्या है, बेबेंस्की क्या है, टोनिक नेक क्या है, मुझे सब मालूम है। सच बता दूं आपसे, केवल विदड्रॉल को छोड़ दें तो मुझे सब मालूम है। आप अपना देख लो क्या मालूम है। टोनिक नेक मतलब, नेक मतलब होता है गर्दन। अब यहां देखो गर्दन कहाँ है, बता दो। टोनिक नेक मतलब गर्दन, गर्दन कहाँ है, तो आप कहोगे मैम गर्दन तो यहाँ कहीं दिया ही नहीं है, कोई और उससे भी अच्छा आंसर हो सकता है। तो टोनिक नेक क्या होगा, बचाव की स्थिति। क्या होगा टोनिक नेक, बचाव की स्थिति होगा, यानी बच्चा अपने गर्दन के माध्यम से अपने आप को बचाता है। मोरो क्या होगा, मोरो में बच्चा डर जाता है। क्या होता है, मोरो में बच्चा डर जाता है, और वो क्या करता है, बाहर की ओर हाथ फैलाता है और फिर अंदर की ओर ले आता है। मोरों में क्या होता है, बच्चा डर जाता है। बच्चा मोर को देखेगा, छोटा आपका बच्चा है, अगर उसके सामने आप मोर ला करके रख दो तो बच्चा आपका डरेगा, समझे, बाहर हाथ की तरफ बाहर करेगा, फिर पूरे शरीर को अंदर ले आ लेगा, एकदम चौंक जाएगा। क्यों, क्योंकि मोर नहीं कभी देखा छोटा बच्चा। ठीक है, तो बच्चा मोर को देखेगा तो क्या होगा, डरेगा। अरे बेवकूफ, की ट्रिक मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये मत सोचो कि मैम मोर कहाँ से ले आ रही हैं। तो जब आप ये मोरो देखोगे तो आप कहोगे मैम मेरा बच्चा मोर देखा और डर गया। ठीक है, भारती जी का बच्चा है ना, तो भारती जी का बच्चा मोर देखा और तुरंत डर गया। ठीक है, तो क्या हुआ, वो एकदम डर करके, एकदम उझक करके क्या कर लिया, अपने शरीर को अंदर की ओर ले आ लिया। ठीक है, अब रूटिंग क्या होगा, रूटिंग का मतलब ये होता है, जब बच्चे के, रूटिंग में क्या होगा, बच्चे के गाल पे आप उंगली रखो और ऐसी उंगली करते 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 बच्चा उंगली को आपको मुंह के पास ला लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, उद्दीपक के स्रोत की ओर क्या होगा, सिर मुड़ता चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा, उद्दीपक के स्रोत की ओर सिर मुड़ता चला जाएगा। यानी ये उंगली अगर बच्चे के गाल पे आप कर लो, ऐसे 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 बच्चा मुंह घुमाते घुमाते अपने मुंह की तरफ ले लेगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रूटिंग कहते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ, बेबेंस्की क्या होगा, जब बच्चे के हम पंजे पे क्या करते हैं, इस तरीके से अगर बच्चे का पंजा हम बना दें, हमको बनाने तो नहीं आता है, अगर इस पंजे पे ऐसे ऐसे उंगली करोगे तो बच्चे की जो उंगली है ना, इस तरीके से उंगली क्या होगी, पांचों उंगली ऐसे फैल जाएगी। क्या होगी, पांचों उंगली इस तरीके से बच्चे की ऐसे उंगली फैल जाएगी जैसे हमारे हाथ का पंजा फैला है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बेबेंस्की कहते हैं। क्या कहते हैं, बेबेंस्की कहते हैं। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन मुझे करा देना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर मैच करा लो। अब यहाँ पे देख लो क्या है, आप स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। क्या है, रूटिंग क्या है, उद्दीपक के स्रोत की ओर सर मुड़ता है। मोरो क्या है, बाहर की ओर हाथ फैलता है और फिर अंदर की ओर लाता है। विदड्रॉल क्या है, घुटना मोड़ के पैर सिकोड़ लेता। देखो ये तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक, ये मुझे, देखो ये मुझे नहीं मालूम था, क्यों मैं झूठ बोलूं। ठीक है, ये मुझे भी नहीं मालूम था। तो विदड्रॉल क्या है, घुटना मोड़कर पैर सिकोड़ लेना। ठीक है, बेबेंस्की क्या है, पंजे को फैला लेना। ठीक है,
और क्या है, टोनिक नेक यानी बचाव की स्थिति। ये सब क्या है, टोनिक नेक में जानते हो क्या होता है, बच्चा ना इस तरीके से सोता है। अभी मैं बताऊंगी आपको, ऐसे बच्चा अगर सो रहा है, ठीक है, तो अपने हाथ पैर को ऐसे कुछ करके रखता है, यानी पता नहीं क्या सेफ्टी के तौर पर। मैं दिखाऊंगी आपको, मैं अपने नोटबुक में फोटो बना बना करके रखी हूँ, ठीक है, समझने के लिए। मैं कभी नोटबुक से पढ़ाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। अब इसका आंसर कर दो, इसका आंसर वांसर नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, इधर आ जाओ आप। इसको आपको कूट करना है। कूट वाले क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे लग रहा है कराने में, इसलिए मैं आप लोगों को खोज खोज कर ला रही हूँ, क्योंकि एक साथ कूट में न जाने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पहले प्रश्न पढ़ लो। प्रश्न क्या है, कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के लिए निम्नलिखित कारक कौन से हैं। यानी कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन के लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं जो उसे क्या करेंगे, अवरोध करेंगे, यानी उसे अवशोषण नहीं होने देंगे, एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कैफीन, ऑप्शन डी फाइटिक अम्ल। अब इसमें से आप बता दो, यहाँ पे आपको मैं कूट दिखाऊंगी, अब आप मैच कराइएगा। तो आप कहोगे मैं प्रोटीन का दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं है। क्या है, प्रोटीन का दूर दूर लेना देना नहीं है, तो जहां बी होगा हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, प्रोटीन हम जान गए कि मैं प्रोटीन कहीं बाधा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोटीन को हम किनारे कर दिए, बी वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर दिए। तो बी को जब हम एलिमिनेट कर दिए, लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल होगा, तो ऑक्जेलिक अम्ल होगा तो दोनों में ये चल रहा है। ठीक है, फाइटिक अम्ल होगा तो दोनों में डी डी चल रहा है। कहाँ डी चल रहा है, आप कहोगे मैम केवल एक में, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। क्यों, लैक्टोज कहीं दिक्कत करेगा क्या, मिल्क का शुगर लैक्टोज होता है तो ये प्रॉब्लम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए इसे भी हम एलिमिनेट करके क्या क्या होगा, कैफीन होगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा एंड फाइटिक अम्ल होगा। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन में, कैल्शियम के अवशोषण में अवरोध पैदा करते हैं। कौन कौन, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया, कैफीन हो गया, फाइटिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब इधर बता दे, रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से गुण है, चिकना सूत्र है, यानी चिकने उसके यार में धागे हैं, संयत दीर्घीकरण है, खूब लंबा लंबा है। ठीक है, उच्च सघनता है और दोबारा कम नमी पाना है। इसमें से बता दो क्या क्या गुण है। तो चिकना सूत्र तो है, क्यों, चिकना सूत्र तो है कि नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल है मैम, चिकना सूत्र है। और संयत दीर्घीकरण है, यानी बहुत लंबा लंबा होता है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप, क्या प्रश्न दे रहा है 39 का। 39 का आप आंसर करते, देखती हूँ कितना क्वेश्चन करा लेती हूँ। ठीक है, 39 क्वेश्चन का आप आंसर कर दो, क्या होगा, थोड़ा सा और जूम कर दो, इंग्लिश वाले को ढक दे रही हूँ। ठीक है, अब बता दो क्या है, आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज्यादा नील लगा दिया, ओहो माय मिस्टेक। ठीक, तो आप निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का उपयोग अपनी गलती को सुधारने के लिए करेंगे। यानी अगर आप नील ज्यादा लगा दिए हो तो क्या करोगे कि नील हट जाएगा। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी बोरैक्स का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करेंगे। आप आंसर बता दो, हम किसका प्रयोग करेंगे। तो आप कहोगे मैम, अपना आंसर दे लो, आप कहोगे मैम एसिटिक एसिड का हम प्रयोग करेंगे। विस्तार से दिया हुआ, बहुत ज्यादा दिया, पढ़ लेते हैं। अगर आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज्यादा नील लगा दिया है, तो आप शुक्तिक अम्ल का प्रयोग करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। यदि आप यदि आप घरेलू विधि से नील की मात्रा को कम करना चाहते हैं, तो सिरका या नींबू रस का घोल बनाकर उसमें कपड़ा डाल सकते हैं। नील 4 प्रकार का होता है, अल्ट्रामरीन, पर्शियन ब्लू, एलिनील ब्लू, क्वेटर ब्लू। इंडिगो सफेद, इंडिगो नील सफेद वस्त्र पहनने अथवा धोने पर पीलेपन को दूर करने के लिए तथा चमक को वापस प्राप्त करने के लिए नील की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इधर आ जाइए, अब आप क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा क्वेश्चन है 78। यहाँ भी आपको मिलाना है, यहाँ भी मैं एक दो आपको ट्रिक दूंगी। ठीक है, आप, मेरी क्लास की खासियत यही है कि आप लोगों को मैं ट्रिक ऐसे मुफ्त में दिया करती हूँ। ठीक है, आप बता दू, पैरिसिस, पैरास्थीसिया, एफेक्सिया, हाइपरकैलेमिया और एन्यूरिया। आप बता दो क्या होगा, आप आंसर करिए। आपको बता दो मुझे, एन्यूरिया मुझे आ रहा है, क्या आ रहा है, एन्यूरिया आ रहा है, पैरास्थीसिया आ रहा है और हाइपरकैलेमिया आ रहा है। ठीक है, और एफेक्सिया तो आप लोग ऊपर देख लिए हो, तो ये भी मुझे आ रहा है।
अब एक मुझे नहीं आ रहा बैरिसिस, इसमें से अगर मुझे एक नहीं आ रहा तो बैरिसिस नहीं आ रहा। आप कहोगे मैम एफेक्सिया आप वहां पढ़ी हैं, तो क्या पढ़ी हैं? हमने ये पढ़ा कि एफेक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना। क्या हो जाना? कोरोना के समय में जब कोविड-19 आया था तो लोगों को क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, नहीं लगाए जा रहे थे। तो उस समय व्यक्ति को क्या हो गया था, एफेक्सिया हो गया था। क्या हो गया था? एफेक्सिया हो गया था। अब आप कहोगे मैम एन्यूरिया आप कहीं आ रहा है, तो एन्यूरिया का मतलब क्या हुआ? मैं बार बार कह रही हूँ, यूरिया का मतलब हुआ यूरिन। यूरिन यानी बाथरूम, पेशाब, मूत्र। ठीक है, तो आप कहोगे इन यूरिया, इन यूरिया का मतलब क्या हो गया? पेशाब का बिल्कुल ना आना। क्या होगा? पेशाब का बिल्कुल ना आना। क्या कहा जाएगा? इन यूरिया कहा जाएगा। अब हाइपर का मतलब आप जानते हो, एक शब्द होता है हाइपो, HIPO। क्या होता है? हाइपो। और एक शब्द क्या होता है? HYPER। क्या होता है? हाइपर होता है। एक शब्द हाइपर होता है, एक शब्द हाइपो होता है। तो जहां हाइपो होगा वहां किसी चीज की कमी होगा, और जहां हाइपर होगा वहां किसी चीज की अधिकता होगी। ठीक, आप पहले ये शब्द समझ लिए कि हाइपो का मतलब कमी होना होता है, और हाइपर का, सब लोग कहते हैं ना क्यों हाइपर हो रहे हो? अगर कोई गुस्सा होता है तो आप लोग क्या कहते हो? क्यों हाइपर हो रहे हो? कूल डाउन, इतना हाइपर ना हो, नॉर्मल अपनी बातें कह सकते हैं। ठीक है, तो हाइपर का मतलब क्या हो गया? अधिक होना, किसी भी चीज का अधिक होना। भाई गुस्सा रहे तभी तो कह रहे क्यों हाइपर हो रहे हो। बीपी बढ़ती है तो क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन कहते हैं। तो हाइपर, हाइपर का मतलब हो गया अधिकता। और कैलीमिया का मतलब क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम कैलीमिया का मतलब हो जाएगा पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। तो हाइपर कैलीमिया का मतलब हो गया रक्त में पोटेशियम की अधिकता। क्या हो गया? रक्त में पोटेशियम की अधिकता क्या हो गया? हाइपर कैलेमिया हो गया। क्या हो गया? हाइपर कैलेमिया हो गया। अब आपको ये भी आ गया, आपको एफेक्सिया आ गया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। एन्यूरिया आ गया कि ब्लड में पेशाब में पेशाब बिल्कुल भी ना आना। ठीक है, अब आप कहोगे मैम पैरास्थीसिया आप कहीं हैं, तो आप उसको भी बता दे। तो बिल्कुल मैं बताऊंगी, पैरास्थीसिया मतलब होता हाथ पैर का सुन्न हो जाना। क्या हो जाना? कहाँ दिया? हाँ यहाँ दिया है, हाथ पैर का सुन्न हो जाना क्या होता है? पैरास्थीसिया होता है। क्या होगा? अब यहाँ भी मैं ट्रिक आपको बता दो, क्या होना? पैरास्थीसिया। थीसिया मतलब सुन्न होना, शिथिल हो जाना। क्या हो जाना? शिथिल हो जाना, स्तब्ध हो जाना। और पैरा मतलब पैर दे ही रहा है, यहीं पे सीधे लिख दे रहा है। क्या लिख दे रहा है? पैरा मतलब पैर, और स्थीसिया मतलब सुन्न होना, पैर का स्थिर हो जाना। तो हाथ पैर का सुन्न हो जाना पैरास्थीसिया होगा। क्या होगा? पैरास्थीसिया होगा। आप मेरे ट्रिक को बस सुनते चलो शांति से, आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन एक बार पढ़ने से नहीं होगा, कई बार जब क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, तब आपको चीजें याद होंगी। लेकिन हाँ गारंटी है कि मैं याद करवा के छोड़ूंगी। मैं अपने जिस स्टूडेंट का हाथ पकड़ती हूँ मैं उसे एकदम पार लगा कर छोड़ती हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, आप अब यहाँ पे आंसर कर दो क्या हो जाएगा। एक मुझे नहीं आ रहा है बैरिसिस, अब बैरिसिस के लिए मुझे उत्तर माला देखना पड़ेगा। अब यहाँ आ जाओ, बैरिसिस का मतलब क्या हो गया? बढ़ी हुई शिराएं। क्या हो गया? बढ़ी हुई शिराएं। पैरास्थीसिया का मतलब क्या हुआ? पैरा का मतलब पैर हो गया, हाथ पैर का सुन्न होना पैरास्थीसिया हो गया। एस्फेक्सिया का क्या मतलब हो गया? ऑक्सीजन की कमी होना। ठीक है, हाइपर कैलेमिया का क्या मतलब हो गया? हाइपर मतलब होता अधिकता, और कैलेमिया मतलब पोटेशियम। तो हमारे ब्लड में पोटेशियम की अधिक मात्रा हो जाने को हम क्या कहते हैं? हाइपर कैलेमिया कहते हैं। इसी तरीके से एक शब्द आता है हाइपर नेट्रीमिया, आप उसका मतलब क्या बताओगे? अगर इस तरीके से मैंने आपसे प्रश्न पूछ दिया, मैंने क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि हाइपर, क्या मैंने पूछा हाइपर नेट्रीमिया क्या होता, तो आप क्या बताओगे? रक्त में सोडियम की अधिक मात्रा को हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। ठीक है, एन्यूरिया क्या होगा? तो पेशाब का बिल्कुल भी ना आना क्या है? एन्यूरिया है। ठीक है, तो जहां पे यूरिया आप देखोगे, अगर यूरिन वाला कोई भी ऑप्शन होगा आप उससे मैच करा दीजिएगा। ठीक है, अब इस तरीके से ट्रिक आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ट्रिक के साथ में लिख करके रखिएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, क्या होगा? क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। आई थिंक यहीं तक क्वेश्चन है क्या? अच्छा नहीं है। ठीक, आप बता दे क्या होगा। मुझे लगा क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, आप अपना आंसर दे दें। आंसर क्या होगा? आप आंसर दे रहे हो, आप प्रश्न पढ़ें। ठीक है, पोषण अभियान कब परिवर्तित हुआ?
पोषण अभियान कब प्रवर्तित हुआ, आप बता दें। पोषण अभियान जो है कब प्रवर्तित हुआ। ऑप्शन ए, पहले पोषण क्या है, पोषण का फुल फॉर्म कोई मुझे बताएगा। कोशिश करें आप लोग कि पोषण का फुल फॉर्म बता दें। पोषण का फुल फॉर्म क्या होगा, पोषण क्या है। चलो फुल फॉर्म नहीं कोई बताएगा। इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 8 मार्च 2018 को। कब हुआ था, 8 मार्च 2018 को। यहाँ पे पढ़ लो, यही पढ़ा करके यही क्वेश्चन लास्ट कर दूंगी, ठीक है। फिर देखूंगी अभी थोड़ी देर में मैं शूट करूंगी, या तो देखूंगी अभी कंटिन्यू ही कर दूंगी। POSHAN अभियान 8 मार्च 2018 को प्रवर्तित हुआ। यह अभियान पीएम द्वारा महिला दिवस 8 मार्च 2018 को राजस्थान के कहां से, झुंझुनू से, राजस्थान के झुंझुनू जिला से पोषण अभियान की शुरुआत की थी। पोषण अभियान सरकार द्वारा मल्टी मिनिट्रियल कन्वर्जेशन मिशन है, क्या है, कन्वर्जेंस मिशन है, जिसके तहत 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। कहां तक, 2022, तो ये तो बीत चुका। पोषण अभियान गरीब क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं और गर्भवती माताओं को पोषण को सुनिश्चित केंद्र पर केंद्रित करना है, सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2022 तक बच्चों में स्टंड छटक यानी आयु के अनुपात में छोटा कद को 38.4% से घटाकर 25% करना है। पोषण अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और कुपोषण से निपटने के लिए इसकी शुरुआत की थी। आप लोग इस डिटेल को स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं लिख करके रख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग दे दें। 10 का आंसर क्या होगा,